with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. Dear viewers, आज हम कैलकुलस का जो रिमेनिंग पार्ट है इंटीग्रल्स वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा और देखा कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद जो कैलकुलस का नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स जो है वो ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, डिफरेंशिएशन से भी ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। और डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रल इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन है कि आप अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंटीग्रल्स बहुत इजी हो जाएगा। तो इंटीग्रल्स का ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको कई पार्ट में हमें पढ़ना होगा और कैलकुलस में मेनली यही होता ही है। 12th में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पोर्शन इंटीग्रल जो है वो कवर करता है। तो आज की इस पहली वीडियो में इंटीग्रल के हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंटीग्रल्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, तो इंट्रोडक्शन की बात है, जनरल इंट्रोडक्शन है, तो इसके बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो इंटीग्रल्स होता है और किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट उस पे ये प्रोसेस करेंगे तो वो उसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो तरह का इंटीग्रेशन होगा। एक होगा इंडेफिनिट और एक होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो शुरू के पार्ट्स में हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ने होंगे और बाद में डेफिनिट इंटीग्रल्स को भी देखना होगा हमें। अब आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन जो होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यही रिलेशन है इन दोनों में कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसका जस्ट क्या होता है, उसका प्रोसेस जो होता है वो इनवर्स होता है, यानी उल्टा होता है जस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि सपोज हम जानते हैं कि साइन एक्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका साइन एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे dx भी लगेगा। समझ में आया इसका मतलब कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब यही हुआ कि जिसका डिफरेंशिएशन, जिसको भी हम डिफरेंशिएट करते तो जो रिजल्ट आया उसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो जिससे हमने डिफरेंशिएट किया था वो रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ और भी कुछ ले सकते हैं। अगर आप देखें तो cos x जो है इसको आप डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स। तो अगर आप माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी cos x आ जाएगा। ठीक है, तो यही इन दोनों में एक रिलेशन है कि वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। और इस वजह से आपको ये जो डिफरेंशिएशन के जो सारे फार्मूलेज होंगे आपको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले होंगे उसके जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले को लर्न किया होगा
या डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दिया है तो आपको वो मालूम होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, आप उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप log x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/x आता था। ठीक है, तो अगर आप 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log x आएगा, यानी आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, है ना। पर यहाँ पर एक चीज़, ये तो जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन एक नई चीज़ इंटीग्रेशन में और है कि यहाँ पर जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर सब में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जब तक आप कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसकी भी वजह है, क्या वजह है, अगर आप देखें तो सपोज आपने डिफरेंशिएट कर दिया x² + 4 को, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2x, और 4 को करेंगे तो ये 0। ठीक है, फिर आप अगर डिफरेंशिएट करें x² + 1 को तो भी इसका 2x आएगा। अगेन आप अगर डिफरेंशिएट करें x² - 5 को तो भी आपका डिफरेंशिएशन 2x आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि चलिए ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, लेकिन जब आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जब आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो अभी आप फॉर्मूले में आगे देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है x⁴n का वो होता है x⁴n+1/n+1। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हो गया आपका x²/2। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दें तो ये तो आपका क्या आ रहा है, x² आ रहा है सिर्फ, है ना, जबकि रिजल्ट में x² + 4, x² + 1, x² - 5 कुछ भी हो सकता है ना। कहने का मतलब कि जब वो इन्वर्स है तो ये इसको इंटीग्रेट करने पर ये मिलना चाहिए हमें, इसको भी इंटीग्रेट करने पे ये मिलना चाहिए, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें खाली क्या मिल रहा है, x² मिल रहा है, ये कांस्टेंट चीज़ें नहीं मिल रही। इसलिए ही आपको जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो +c ऐड करना होगा, एक कांस्टेंट ऐड करना होगा कि वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना अगर आपने जान लिया है तो मैं आपको एक फार्मूला मैंने लिख के रखा हुआ है, ये सारे फार्मूलेज हैं, इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके अगर आप नोट भी करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए कि एक दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है ये, कि जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx 1 होता है तो इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा, x होगा। लेकिन आप देखें यहाँ पे इंटीग्रल्स में सब में हमने एक क्या किया है, कांस्टेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो आपको करना होगा, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, तो 1 को इंटीग्रेशन क्या होगा, x + 1 d/dx, यानी x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था n x⁴n - 1। ठीक है, तो x⁴n का इंटीग्रेशन ये होगा, ये भी जस्ट इसका रिवर्स है, वो फॉर्म अलग है, इसको इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये मैं इसको आपको शो भी कर सकता हूँ इसको, कि सपोज इसको आप इंटीग्रेट करें अगर, ठीक है, इंटीग्रेट करें n x⁴n - 1 dx। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, इसको अगर आप इंटीग्रेट करें x⁴n - 1 dx, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, x⁴n हो तो n+1 हो जाता है, तो यहाँ पर x⁴ ये पूरा n है +1/n - 1 +1, राइट। n, तो आप यहाँ पर देखें ये 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल और n कैंसिल, यानी ये पूरा क्या आ गया, x⁴n आ गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि फार्मूले में जब इस तरीके से लिखेंगे तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं होगा, इसलिए फार्मूला इंटीग्रेशन का इस फॉर्म में होता है। जैसा कि पहले बताया कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स + सी एक कांस्टेंट के साथ। इसी तरीके से कॉस का माइनस साइन, जितने भी फॉर्मूले आपने डेरिवेटिव्स में यूज़ किए हैं उसका जस्ट अपोजिट है इंटीग्रल्स, और इसी वजह से इंटीग्रल्स को एंटी डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं जो कि आप जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो उसमें यूज़ होगा। इस चीज़ को मत भूलिएगा कि आपको सब में एक कांस्टेंट लगाना है। क्यों लगाना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो इंटीग्रेशन भी उसका ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा प्लस कांस्टेंट। ये सारे फार्मूलेस उसके अपोजिट है। तो एक अच्छा है कि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया है, उसके फार्मूले लर्न कर लिए, तो इंटीग्रेशन का हमें ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। फार्मूलेज आपने देख लिया है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटीग्रेशंस की, वो भी देख लीजिए। बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। एक तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जब भी आप किसी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, किसी को भी इंटीग्रेट करेंगे आप, तो उसमें आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी दो फंक्शन है सपोज, ठीक है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दोनों को अलग कर करके करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी है ये सब, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जब भी आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका एक C1, एक कांस्टेंट इसका आएगा, एक कांस्टेंट इसका आएगा। तो नॉर्मली दोनों कांस्टेंट की जगह पे आप हमेशा क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, C से उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया होगा, फिर इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे और दोनों की जगह पर एक C लगा देंगे। मतलब ये नहीं कि अगर बहुत सारे इंटीग्रेशन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आप सबके लिए अलग अलग कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। एक कांस्टेंट आप ऐड कर दिए तो वो सारे को कवर कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है, जैसे 4 सपोज 4f(x) है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो होगा बाहर हो जाएगा, बाकी अंदर के फंक्शन को आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी है, और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर देंगे। और तो कोई बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है नहीं। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस वीडियो में इन प्रॉपर्टीज़ से अगर एक दो क्वेश्चंस भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उसमें। जैसे सपोज अगर मैं एक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ी है, तो एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है x³ -1/x², इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले तो अलग अलग कर देते हैं। तो x³ इसको -1/x² dx, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x और ये बन गया x⁻² dx। अब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यानी x dx और -x⁻² ऑफ dx, ठीक है। ये आपका 2 हो गया है। मैंने इसको क्या कर दिया है, इन दोनों को स्प्लिट कर दिया है। तो जहाँ तक आपको पता होगा कि x dx इसका जो इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले से x²/2 हो जाएगा, और इसका जब आप करेंगे तो x⁻n+1/n+1 यही होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू -2 है, तो x⁻² -2 + 1 यानी ये क्या हो जाएगा, x⁻−1 और यहाँ पे भी माइनस, यानी -x⁻−1। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, तो ये x⁻−1 और एक कांस्टेंट आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। तो जैसा कि बताया, इसको 1/x में भी आप लिख सकते हैं कि इसका अलग एक C कांस्टेंट होगा, इसका अलग होगा। C1 C2 लिखने की जगह पर एक कांस्टेंट आप लगा देंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी सिंपल सी, ये तो बता दिया। अब आगे वीडियो में चलते हैं और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए
बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से तो, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आप जब भी कोई चीज़ नई शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट हमें जानना चाहिए कि इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो जस्ट ऐसा नहीं कि एक फंक्शन उठाया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, फार्मूला देखकर वो इनका इंटीग्रेशन हो गया। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब वो चीज़ को इंटीग्रेट करने पे क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी जानना चाहिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर होता है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको समझ ज़्यादा आने की वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है, आपको चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है। और जब आप आगे जेई मेंस की तैयारी, जेई की तैयारी आप करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप इन सब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो सब भी करने में आपको आसानी होती है। तो जो हम इंटीग्रेशन, जो हम फार्मूले से इंटीग्रेशन को लिख दे रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझें और देखें कि क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन का, अगर इसको हम ज्योमेट्री में इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या चीज़ दिख कर आएगी, क्या चीज़ सामने आएगी। तो चलिए इसके लिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज़ एक फंक्शन है, क्योंकि जो भी हम करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वो फंक्शन पे करते हैं, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। नॉर्मली एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x ये फंक्शन होता है, इसको अगर हम एक्सिस पे प्लॉट करें तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक आइडिया के लिए बना दे रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1 रखें y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 4, इस टाइप की करके आपको ऐसी एक लाइन मिलेगी, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, इस टाइप की आपको लाइन मिलेगी इस फंक्शन को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सिस पे। अब इसी फंक्शन को अब हमें देखना है कि जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो वो ज्योमेट्री में ये लाइन क्या हो जाएगी, ठीक है, वो जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स को, यानी 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, प्रॉपर्टी में बताया था मैंने, और x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाता है कैंसिल, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। आपने जो कि एक लाइन थी उसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करने पर आपका क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही होता है ना, आपको एक फंक्शन दिया हुआ होता है और क्वेश्चंस में क्या रहता है, यही तो रहता है कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, ये फंक्शन था, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये फंक्शन तो एक लाइन थी, अब आपने इंटीग्रेट कर दिया, ये कुछ और बन गया। देखने से आपको लग ही रहा होगा कि ये कर्व है, और कर्व कैसा है अगर आप याद करें तो y इज इक्वल्स टू 4ax², इसके फॉर्म में है, और ये फॉर्म क्या होता था, ये एक पैराबोला होता था, ठीक है, अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये क्या होता था, पैराबोला। तो सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे उल्टी हो गई कि पैराबोला तो होता है, ठीक है, ये होता था आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इस फॉर्म में हो गया आपका, ठीक है, ये होता था। तो ये कुछ इससे मिलता जुलता हो रहा, और अगर आप याद करें तो ये जो पैराबोला होता था इसकी एक्सिस क्या होती थी, ये इस टाइप का कुछ होता था, है ना। तो यानी लाइन है, लाइन को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या बन गया, पैराबोला बन गया, है ना। चलिए इसको भी और इसके अंदर डिटेल में चलते हैं। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो मैंने लिखा था वो क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता था, ये जनरल फार्मूला है, और ये इसका, इसमें इसकी एक्सिस x होती थी, इसमें y है। चलिए ये इधर आइए आप, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी लाइन को इंटीग्रेट करने पे पैराबोला आ गया। अब यहाँ पर c जो है ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, ये c कांस्टेंट है कितना, तो इसके लिए कुछ ले लेते हैं कि जब c इज इक्वल्स टू 0 सपोज लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब c इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा,
जब c इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। जब c इज इक्वल्स टू और एक दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत इन्फिनिटी तक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट करना है हमें एक्सिस पे, तो 3 4 ले लेते हैं, माइनस पॉजिटिव ज़ीरो सब लेकर, ठीक है। तो वो इस तरह का कुछ आ गया, यानी c की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ ली और ये अलग अलग रिजल्ट आए। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस 0, y डैश यानी निगेटिव वाला इधर। जब c इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी इसको अगर आप इस फॉर्म में भी लिख दें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, यानी वही ये वाला पैराबोला बनेगा। और जब c इज इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी एक्सिस, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से होके जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर करी थी। ये एक पैराबोला है, ठीक है, c इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पर, ठीक है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 यूनिट और ऊपर चला जाएगा, प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसने पढ़ा होगा ठीक से उसको याद होगा ये कैसे इसको हम प्लॉट करेंगे। तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, का हो गया। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इसका वर्टेक्स, इस टाइप का कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। इसी तरीके से निगेटिव वाला कुछ इस टाइप का हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला इस तरीके का आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो आपने देखा, हालांकि ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बनाने में डिफर हो रहा है, ये सब एक दूसरे के क्या है, एक एक यूनिट, ये एक यूनिट ज़्यादा ऊपर, ये उससे एक यूनिट ऊपर, 2 वाला, c इक्वल्स टू वाला, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये c इक्वल्स टू 0 वाला है, ये c इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू माइनस 1, c इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो आपने एक लाइन जो थी उसको इंटीग्रेट किया तो वो पैराबोला के फॉर्म में आ गया, और वो पैराबोला कैसा है, कितने पैराबोला है इसमें, इन्फिनिटी नंबर ऑफ, c की वैल्यूज आप रखते जाएं तो वो बहुत सारे पैराबोलास बनते रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन x इज इक्वल्स टू a ड्रॉ कर दें, खींच दें, तो x इज इक्वल्स टू a जो इस लाइन हमने ड्रॉ करी, तो वहाँ पर ये लाइन जो पैराबोला इंटीग्रेट करने पे आया है उसको जहाँ जहाँ क्या हो इंटरसेक्ट करेंगे एक जगह पर, तो ये जो इंटरसेक्शन है, अगर आपको यहाँ पर टेंजेंट देखना है तो टेंजेंट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू a पर, ठीक है। तो ये है, आप इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 2x आएगा, और क्योंकि x इज इक्वल्स टू a है तो यहाँ पे 2a आएगा। इसी तरीके से इसको भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी जो स्लोप आएगा जो, ठीक है, वो 2a आएगा, इसका भी स्लोप 2a आएगा, और इसका भी स्लोप 2a आएगा, इस टेंजेंट का भी स्लोप 2a आएगा। कैसे आएगा वो तो बता ही दिया, जैसे इसको आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इसको किया है, इसको आप देखिए, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x ही आएगा, और x इज इक्वल्स टू a रहेगा अगर, तो ये 2a आएगा, यानी सबका जो स्लोप है आपका 2a आएगा। वो मैं स्लोप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि आपने इंटीग्रेट किया तो नंबर ऑफ पैराबोलास जो आए, और वो कैसे आए, जिनके स्लोप जो है वो क्या है, अगर एक ऑर्थोगोनल लाइन खींचा जाए तो उसके पैरेलल है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक लाइन थी, लाइन को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिले, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास मिले, और वो पैराबोला ऐसे थे कि वो एक दूसरे से, ठीक है, क्या थे, पैरेलल थे। एक पैरेलल का मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पे की दूरी पर थे, और वो पैरेलल कैसे हम कह पाएँ कि हमने वहाँ पे उनकी टेंजेंट निकाली तो सबका स्लोप जो है उस पॉइंट पर, पार्टिकुलर x इज इक्वल्स टू a पर सबका
सेम था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक दो चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, जो सामने आएंगी आपके, आई हैं, वो हम नोट कर सकते हैं कि जब हम एक रिलेशन देखें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसके हेल्प से, कि डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो एक पॉइंट पर करते हैं, जब भी किसी को करते हैं डिफरेंशिएशन तो एक सर्टेन पॉइंट पर करते हैं और वो हमें वहाँ पे स्लोप या टेंजेंट का जो स्लोप देता है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व्ड प्लेन देगा जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम उसको करेंगे, किसी भी कोई इंटीग्रल करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, कर्व प्लेन देगा, ढेर सारे कर्व प्लेन देगा जो कि एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ठीक है। जबकि डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है, हमें एक पॉइंट पर टेंजेंट मिल जाता है। अभी आप अगर देखेंगे कि जब डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप देता है, टेंजेंट का, और वो एक एट गिवन पॉइंट पे होता है, ठीक है, गिवन पॉइंट पे दे देता है। इंटीग्रेशन जो होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन खास तौर से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा आपका, वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे नहीं, वो एक इंटरवल पर होगा, एक इंटरवल पर होगा, और वो आपको एरिया दे देगा उस रीजन का, जितना भी वो कर्व एरिया वो कवर कर रहा, वो रीजन का एरिया आपको देगा। तो ये एक डिफरेंस है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो इसलिए होता है, और इंटीग्रेशन, यहाँ से आप इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। और दूसरी बात, फैमिली ऑफ कर्व फंक्शंस जो होते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स इसलिए देता है क्योंकि ये कांस्टेंट जुड़े होने की वजह से, क्योंकि ये कांस्टेंट पे आप जितना भी रखेंगे तो वो अलग अलग कर्व्स पैरेलल में आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस ये है, आप अपने दिमाग में बैठाइए कि इंटीग्रेशन जो जनरली होता है कि वो ढेर सारे कर्व्स देता है अगर किसी भी को इंटीग्रेट कर दें। और एक चीज़ और है कि जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एक गिवन पॉइंट पे आप उसका वो स्लोप दे देगा, कभी कभी वेलोसिटी भी देगा। पर इंटीग्रेशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं, और डिफरेंशिएशन में स्लोप और इंटीग्रेशन में रीजन मिलता है, हमें एक एरिया निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन की हेल्प से। चलिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब इंट्रोडक्शन में बहुत इतनी चीज़ें काफ़ी पढ़ ली हमने, तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ सिंपल सा, कि आपको इंटीग्रेट करना है 2x² प्लस ई टू दी पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो प्रॉपर्टी से सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, सॉरी, ये इधर हो गया, और ये इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x का अलग, ठीक है। इसको जब करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है x² का 2 + 1/2 + 1, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब वही होता है, और एक कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे 2x³ हो गया आपका अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आसान है, कोई टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज एक है x³ माइनस x² प्लस x -1 अपॉन x -1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा x² अगर कॉमन ले लें तो x -1 प्लस x -1 अपॉन x -1। अब इसको आप अलग अलग कर लें तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, और आसानी से ये सॉल्व भी हो जाएगा। ये कैंसिल हो के 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका x² प्लस 1 dx। अब आप इसको करेंगे तो इसको करेंगे अलग अलग,
और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x³/3, और इसका तो वन का x होता है और एक कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी। इंटीग्रेट करना है आपको sec² x अपॉन cos² x को। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो इसको हम लिख सकते हैं sec² को cos² x, और ये ऊपर जाएगा तो sin² x हो जाएगा ये, यानी इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये sin अपॉन cos tan² x हो गया dx का। अब अगर आप फार्मूले की बात करें तो tan² का जो कोई भी फार्मूला आपको इंटीग्रेशन में नहीं मिलेगा, sec² का मिलेगा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि tan को sec में कैसे बदला जा सकता है, कि ये tan² x को sec² x - 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और अब इन दोनों को अगर हम अलग कर दें, अलग अलग इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसका होता है tan x 1 का x होता है और एक कांस्टेंट। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट में सिंपल से इंटीग्रेशन में इतना ही। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मेरा चैनल कनेक्ट विद मैथ्स।